नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले, मैं दिसंबर की ही बात कर रहा हूँ, दिसंबर में सरजुल इस्लाम और उमर खालिद की बेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। और वो बेल की सुनवाई करते समय बहुत सारे हॉट टॉक हुए थे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इन दोनों के पास आर्थिक स्थिति, मुझे नहीं मालूम कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन ये तो सच है कि इनको जब मतलब इनके लिए जो वकील खड़े हुए, वो पूरे देश में प्रिवेल करने वाले वकील थे। पूरे देश में प्रिवेल करने वाले वकीलों की जब मैं बात करता हूं, तो सीधी सी बात है कि इनकी बेल के लिए वो वकील लगे हुए हैं जो कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब और बड़े बड़े नाम। और उन्होंने बड़ी खालिक बहस करी और ये कहा कि वे 5 वर्ष से आदमी बंद है, 5 वर्ष हो गए दिल्ली दंगों को हुए, आपने उनको ना तो ट्रायल शुरू कर रहे हैं ना बेल उनको दे रहे हैं। और बेल का अधिकार बनता है, बेल इज ए रूल। हालांकि उसी समय सरकारी वकील ने एक उनको वो दिखाया था, आईना दिखाया था, और ये कहा था कि देखिए इनको बेल मिलनी चाहिए, ये क्या कह रहे हैं। ये बताया था कि इनको जब ये बेल मांग रहे हैं साहब, तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कैसे काटा जाएगा, चिकन नेक को कैसे काटा जाएगा। चिकन नेक को अगर हम 20 से काट देते हैं, वो 20 किलोमीटर का एक वो है, और वो काट देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट एक नया देश बन जाएगा, बांग्लादेश में वो मिल जाएगा और पता नहीं क्या क्या। इसके अतिरिक्त भी पाकिस्तान उनका सहयोगी है और तमाम तरह के पुराने वीडियोस भी उनके सामने हैं ही, और तमाम तरह का पुराना डेटा भी सामने है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन यहां पर जो सवाल था वो ये था कि कई और लोग, कुछ लोग, कुछ महिलाएं थीं उसमें, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं दिल्ली दंगों में, सीए के प्रोटेस्ट में। सीए का प्रोटेस्ट का मतलब हम सब जानते ही हैं कि सीए का प्रोटेस्ट मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में निवासिता, नागरिकता देना। अब पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में नागरिकता देने का आंदोलन था सीएए। और या तो हिंदुओं को भी मत आने दो या फिर मुसलमानों को भी आने आने दीजिए, और मुसलमान के आधार पर, यानी कि इस्लाम के आधार पर, आप रिलीजियस आधार पर कैसे ये सब कर सकते हैं। उस समय सरकार का आर्गूमेंट था कि जब पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना, तो फिर कैसे उनको यहां लिया जा सकता है। मुसलमान के नाम से बना, मुसलमान बनाने का, अच्छा मजे की बात तो यह है कि मुसलमान के नाम से बनाने के लिए पाकिस्तान तो बना था, इसमें कोई शक नहीं, इसको सब स्वीकार करते हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर नेहरू लिया का समझौता क्यों हुआ, इस पर बात करने को तैयार नहीं। फिर हिंदुस्तान में रुके और रुकने के बाद पूरे हुकूक कैसे मिलेंगे, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। यहां पर आप मेहमान हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के मामले में, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, इसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं। हमने आजादी में भाग लिया, हमने पता नहीं क्या कर दिया, हमने तो ये कर दिया था। और मुसलमानों ने अब्दुल हमीद का नाम लिया जाता है, तमाम नाम लिए जाते हैं। लेकिन भाई एक सिंपल थ्योरी तो यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब दो बने थे तो सिर्फ इस आधार पर बने थे, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए एक देश निकाला गया। ईसाइयों के लिए नहीं निकाला गया, किसी और जैनों के लिए नहीं निकाला गया, बुद्धिस्टों के लिए नहीं निकाला गया, यहूदियों के लिए नहीं निकाला गया, बाकी लोगों के लिए नहीं निकाला। लेकिन अगर कोई देश बना था जिसने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर नहीं मिलता, जिन्होंने 85% 87% लोगों ने वोट करके पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने पाकिस्तान की भूमि को एक पाक भूमि कहा था और इस्लामिक आधार पर बनने वाली भूमि कहा था, उनमें से कुछ लोग यहां पर रह गए, उनको चॉइस दे दी। नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बैठे थे, नेहरू जी ने उनको चॉइस दे दी, उन्होंने चॉइस ले ली और यहां पर रह गए। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाता हूं और उसके घर पर वो मुझे चॉइस देता है कि बाहर वाले बेड पर तुम लेट सकते हो, या अंदर वाले कमरे में लेट सकते हो, या फिर ये कमरे में तुम रह सकते हो। वो बाई चॉइस था, अब तो वो मेरे पिताजी का हो गया, क्योंकि उस कमरे में रहने का मुझे अधिकार आपने चॉइस में दे दिया। चॉइस में देने का मतलब अब मुझे सारे अधिकार देने पड़ेंगे आपको, और अब ये फंडामेंटल राइट हो गए क्योंकि आपने चॉइस दिया था। और हम हिंदुस्तान के अंदर, या कोई भी कहता है हम हिंदुस्तान के अंदर बाई चॉइस आए, हम आपने कोई एहसान नहीं किया। और अब संविधान से हिंदुस्तान चलता है, इसलिए संविधान में चूंकि सबको बराबरी के अधिकार दिए, आपने पहले चॉइस दी, अब बराबरी के अधिकार दिए। बराबरी के अधिकार से ज्यादा अधिकार माइनॉरिटी को चाहिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं और हिंदुस्तान पर 300 वर्ष शासन किया और
पता नहीं क्या क्या किया और आज़ादी के आंदोलन में लड़े। आप आज़ादी के आंदोलन में जो कोई भी लड़ा, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, वहां रह गए। अब जिस मेहमान को रहना था उसको मेहमान की तरह रहना था, उसको मकान का मालिक नहीं बनना, लेकिन मकान का मालिक बनकर रहेंगे। और पाकिस्तान से जो मुसलमान अब भारत में आए हैं उनको भी निवासिता, नागरिकता आपको देनी पड़ेगी। इस बात का आंदोलन सीएए का आंदोलन था। जब सीएए का संशोधन केंद्र सरकार लाई थी, उसके खिलाफ इस बात का आंदोलन था। दंगे हो गए, आंदोलन ही केवल नहीं, दिल्ली जलाई गई, दिल्ली में बसें जलाई गई, पब्लिक की प्रॉपर्टी जलाई गई। मुसलमानों को भारत में लीजिए, रिलीजियस आधार पर भेदभाव क्यों करेंगे? रिलीजियस आधार पर भेदभाव करके पाकिस्तान बन गया, लेकिन रिलीजियस आधार पर भेदभाव बन के पाकिस्तानियों को यहां पर लेना है, मुसलमानों को यहां पर लेना है। ये आंदोलन आप सोच कर देखिए। बसें जलाई गई, चिकन नेक काटा जाएगा, बांग्लादेश अलग कर देते हैं, देश में आंदोलन कर लेते हैं, देश को काट पीट देते हैं, पाकिस्तान का सहयोग कर लेते हैं। ये सब तरह के बयानबाजी खुलकर भारत में हुए। अब जब उस समय गिरफ्तारियां हो गई यूएपीए में, तारिक हुसैन आपको याद होगा, उसने तो सीधा सीधा अंकुर शर्मा को जलवा दिया था, और वो ऊपर से पेट्रोल और ये वो और पत्थर सब पाए गए, वहां बड़े बड़े टैंकर पाए गए, बड़ी भारी तैयारियां पाई गई, सब दिखा, सब कुछ दिखा। अब भाई पुलिस का काम था कम से कम इनको पकड़ लिया जाए, इनको पकड़ा गया, कई लोग जेल में चले गए, महिलाएं शामिल थीं जो प्रेग्नेंट थी खुद में, लेकिन इस्लाम को कैसे छोड़ दिया जाए, उसको बढ़ाया जाएगा, देश को बर्बाद किया जाएगा, देश को तोड़ा फोड़ा जाएगा, देश के टुकड़े किए जाएंगे, इसके लिए एक बड़ी संख्या काम कर रही थी। अब उसमें महिलाएं प्रेग्नेंट थी, चलो उस प्रेगनेंसी के आधार पर उनको बेल दे दी गई। कुछ का ये था कि भाई अभी पक्के सबूत नहीं, उनको बेल दे दी गई। कुछ लोग अभी थे, इन लोगों में 7 लोगों का ट्रायल आज चला, उसमें से 7 लोगों का ट्रायल, सॉरी 7 लोगों की बेल की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में थी, और उनमें से 5 को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। 7 में से 5 को बेल दे दी, और 7 में, लेकिन बेल मांगने किसके लिए खड़े हुए थे? बेल मांगने, आप सोचो कि जिसके पास घर में खाने को खाना नहीं है, जिसके घर में रिक्शे पर जाने के पैसे नहीं है, उसकी बेल करवाने के लिए देश के वो नामचीन वकील खड़े किए गए जो एक एक हियरिंग के 1 दिन के 30 लाख रुपए लेते हैं। आप सोचो कि ये कई दिन हियरिंग चली, ये 30-30 लाख रुपया किसने दिया होगा? ये नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को डिसमिस किया था, बेल कैंसिल की थी, लोअर ट्रायल कोर्ट ने कैंसिल की थी, वहां किसने पैसे खर्च किए, हाई कोर्ट में किसने पैसे खर्च किए, सुप्रीम कोर्ट में, ये कौन अरेंज कर रहा है? बड़ी भारी इस पर बहस छिड़ी हुई है, और देश पूछ रहा है कि भाई आखिर इनके पास ये फंडिंग आई कहां से? ये वकील जो बड़े बड़े खड़े हुए, इनसे भी पूछना चाहिए कि आपको पैसा दिया किसने? इन पर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तुमको पेमेंट किसने किया, सिर्फ इतना बताना है, पेमेंट किसने किया, कौन लोग इनके पीछे हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी होना चाहिए। ये जो जमायते दावा कर रहा है, फलाने जमायते हिंद कर रहा है, पता नहीं कौन कौन, इनके पास भी कहां से धन आया, ये किस उद्देश्य से? भारत के एक क्रिमिनल के लिए सरकार सरकारी वकील देती है, अगर आपके पास पैसे नहीं तो सरकार व्यवस्था भी करती है, नालसा खुला हुआ है, वहां से पूरी सिस्टम होता है, वहां से वकीलों की एक पूरी लिस्ट जाती है। फिर भी ये बड़े नामची वकील किसने खड़े किए थे, ये सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी सबकी बेल के लिए भाई लोग खड़े हुए, पैसे भले ही ना हो, लेकिन देश में एक बड़ी संख्या है जो इनको बचाना चाहती है, बचाना भी चाहिए, देश के नागरिक हैं। लेकिन ये जो चिकन नेक काट देंगे, हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जो वो दिखाई गई वीडियो, उसमें कोर्ट की ईंट से ईंट बजा देंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, ऐसे भी बयान देश में दिए गए कि क्या कर लेंगे, क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि संख्या बड़ी है और अब हम हिंदुस्तान को फतेह कर ही लेंगे, इसमें मुगलिया सल्तनत बना ही लेंगे, ऐसा आभास होने लगा था, हितोभास होने लगा था। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये मोदी जी की सरकार है, उनको पता नहीं था केजरीवाल बैठे जरूर दिल्ली में हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने यूएपीए के दौरान जो हुए दंगे, मतलब सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो दंगे हुए, उन दंगों को लेकर चार्जशीट फाइल करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। ट्रायल अभी नहीं चला क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसमें देश ही नहीं, देश के विदेश के लोग भी शामिल हैं, और देश की तोड़ने की शक्तियां, देश को दारुल इस्लाम बनाने वाली शक्तियां, जो सोचती हैं दारुल इस्लाम बना लेंगे, जो सोचती हैं कि हिंदू काफिर उसको खत्म कर देंगे, वो शक्तियां इन्वॉल्व हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो लंबा चलना ही है, इसमें कोई
आवश्यक नहीं। और चूंकि फाइल बहुत बड़ी है इसलिए इन्वेस्टिगेशन चलने में टाइम भी लगेगा और इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम लगेगा और ट्रायल में भी टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में दलील ये दी गई कि साहब 5 साल से आपने ट्रायल नहीं चलाया और 5 साल से ट्रायल नहीं चलाया तो बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि डिफॉल्ट बेल इसलिए मिल जाएगी क्योंकि ट्रायल लेट हो रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि डिफॉल्ट बेल मिल जानी चाहिए क्योंकि ट्रायल चल रहा है। इसलिए ये ना तो तुम्हारा अधिकार है और ना ही ये डिफॉल्ट का मामला बनता है। और खासतौर से यूएपीए में तो बिल्कुल नहीं बनता। आईपीसी का मामला होता, सीआरपीसी का मामला होता, समझ में आता कि भाई उसमें प्रावधान दे रखे हैं, इंडियन पिनल कोड के तहत तुमने कुछ किया है तो प्रावधान दे रखे हैं कि सामान्यतः जो इन्वेस्टिगेशन चलता है या ट्रायल चलता है उसमें डिले हो रहा है तो सब इनको डिफॉल्ट बेल दे दी जाए। लेकिन जब आप यूएपीए आतंकी घटनाओं में शामिल होते हैं, तो दंगों में शामिल होते हैं, देश को तोड़ने में शामिल होते हैं, देश को बर्बाद करने में शामिल होते हैं, तो ऐसा कोई नियम यूएपीए में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उमर खालिद और इन 5 की बेल दे दी, इन 2 की बेल रिजेक्ट की। अच्छा, ये केवल रिजेक्शन नहीं था। बेल रिजेक्शन होता केवल तो समझ में आता कि भाई बेल रिजेक्ट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ में लेकुना लगाया। उन्होंने कहा कि जब नई स्टेज सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट में आएगी, नई स्टेज ट्रायल कोर्ट में आएगी, आपके बयान होने शुरू होंगे, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा या जो भी, जब नई स्टेशन आएगी, कुछ आएगा, कुछ नया होगा, तो फिर तुम फिर से रिन्यूअल डाल सकते हो, यानी कि फिर से बेल एप्लीकेशन डाल सकते हो। इतनी बात तो समझ में आती है कि वे बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो कुछ नया हो तब एप्लीकेशन डालोगे, हम बार नहीं कर रहे, तुम्हारी एप्लीकेशन खत्म नहीं कर रहे, तुम्हें डालने का अधिकार है। लेकिन साथ में कहा 1 वर्ष, यानी कि उन्होंने कहा 1 वर्ष या फिर समथिंग न्यू। 1 वर्ष या समथिंग न्यू जब तुम्हारी स्टेजेस पर आएंगी, जब उस पर चार्ज फ्रेम होते हैं, जब इस पर बाकी चीजें होती हैं, जब और कुछ होता है, तो फिर आप आ सकते हैं। अब इसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि तुम रीराइट कर सकते हो। रीराइट का मतलब जो मैं लगा पा रहा हूं, अभी तक जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा, ऑर्डर नहीं पढ़ा, लेकिन जो सामने आया, रीराइट का मतलब हो गया अब तुम सुप्रीम कोर्ट में ही बेल लेने आओगे दोबारा, अब नीचे वाले का होगा। दूसरी बात यह है कि कम से कम 1 साल से पहले बेल ग्रांट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को 1 साल के लिए बेल ना ग्रांट करने का भी कह दिया। यानी कि अब ये जो बार बार बेल लगाकर बेल का खेल खेला जाता था कि साहब अब की बार नहीं तो तब की बार वो कोर्ट बदल जाए, फोरम बदल जाए, कोरम बदल जाए, ये करके और बेंच बदल जाए और जज साहब हमारे मतलब वाले आ जाएं, अच्छे वाले आ जाएं, खूबसूरत वाले आ जाएं, ये सब खत्म हो गया है। इस पर किसी पर कोई सुनवाई नहीं। इसलिए ये ऑर्डर मैंने पहली बार, मतलब मेरे कैरियर में, लीगल कैरियर में 25 साल के, मैंने ये पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 1 वर्ष तक, और या फिर ये हो जाए तो रीराइट कर लीजिएगा, रीसबमिट कर लीजिएगा, अन्यथा आपको बेल नहीं मिलेगी। और साथ में कहा कि भाई ये जो जिनको हम बेल ग्रांट कर रहे हैं उनका केस और इनका केस डिफरेंट फुटिंग्स पर है। ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ये बड़े वाले लोग हैं, इनका बड़ा खेला है, इसलिए इनकी बेल रिजेक्ट की जाती है और उनको बेल ग्रांट की जाती है। मैं समझता हूं कि ऑर्डर जब पढ़ने में आएगा तो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्या उसने रीजनिंग दी है। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा उसके आधार पर मुझे लगा कि इतनी वार्ता हम आपको करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।